एक मई को चीन ने अरुणाचल की लगभग 27 जगहों के नाम बदले हैं, जिनको चीनी नाम में बदल दिया गया है। इसमें 15 पहाड़, 5 रिहायशी इलाके, 4 पहाड़ी दर्रे और 2 नदियां शामिल हैं। तो आज की इस वीडियो में हम इसी विवाद को साधारण शब्दों में समझने की कोशिश करेंगे। तो देखो, ये सारा खेल जो है वो मैकमोहन रेखा और ब्रिटिशर्स के साथ शुरू हुआ। अरुणाचल प्रदेश भारत के उत्तर पूर्वी राज्यों में सबसे उत्तरी राज्य है और क्षेत्रफल की दृष्टि में सबसे बड़ा भी है। इसका क्षेत्रफल लगभग 83,743 वर्ग किलोमीटर है। अरुणाचल प्रदेश की राजधानी ईटानगर है और यही वहाँ का सबसे बड़ा शहर भी है। जनसंख्या की बात करें तो 2011 के हिसाब से इसकी जनसंख्या 13,83,727 है, जिसकी अनुमानित संख्या आज की तारीख में 16 से 20 लाख के आसपास मानी जाती है। कुल जिलों की बात करें तो यहाँ पर टोटल 26 जिले हैं और यहाँ की सबसे ऊंची चोटी है, जो कि 7,090 मीटर ऊंची है। हवाई अड्डे की बात करें तो डोनई पोलो हवाई अड्डा ईटानगर के अंदर मौजूद है और इसकी सीमाएं भारत में असम और नागालैंड से लगती हैं। अरुणाचल प्रदेश की जो अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं हैं वो पश्चिम में भूटान, उत्तर में चीन और पूर्व में म्यांमार से लगती है। अब ये जो अरुणाचल की सीमा चीन से लगती है, इसी का नाम है मैकमोहन सीमा या फिर मैकमोहन रेखा। मैं आपको बता दूं कि चीन इस मैकमोहन रेखा को नहीं मानता है और इस सीमा और अरुणाचल प्रदेश के बहुत से हिस्सों पर अपना दावा करता है। वर्तमान में मई को चीन ने अरुणाचल की लगभग 27 जगहों के नाम बदले हैं, जिनको चीनी नाम में बदल दिया गया है। इसमें 15 पहाड़, 5 रिहायशी इलाके, 4 पहाड़ी दर्रे और 2 नदियां शामिल हैं। तो आज की इस वीडियो में हम इसी विवाद को साधारण शब्दों में समझने की कोशिश करेंगे। तो देखो, ये सारा खेल जो है वो मैकमोहन रेखा और ब्रिटिशर्स के साथ शुरू हुआ। दोस्तों, 19वीं शताब्दी के अंत और 20वीं शताब्दी की शुरुआत में जहां एक तरफ दक्षिण पूर्व एशिया या भारतीय उपमहाद्वीप में ब्रिटिश साम्राज्य मजबूत हो चला था और अपने साम्राज्य को निश्चित कर रहा था, तो वहीं दूसरी ओर इसी वक्त में जो रूसी राज है वो मध्य एशिया की तरफ अपने कदम बढ़ा रहा था। जैसा कि आपको पता ही होगा कि रूसी राज, जिसको सोवियत यूनियन के नाम से भी जाना जाता था पहले, वो राज धीरे धीरे करके जमीन पर अपना कब्जा बढ़ाया जा रहा था। इसी को द ग्रेट गेम या फिर महान खेल का नाम दिया गया था। इस ग्रेट गेम के चलते हुए जमीन के मामले में रूस बहुत आगे था और उसका प्रभाव भी कहीं ज्यादा मजबूत था। ऐसे में ब्रिटिश भारत में बैठा हुआ जो ब्रिटिश राज था, वो ये नहीं चाहता था कि रूस का प्रभाव यहाँ तक पहुंचे या फिर मध्य एशिया में पहुंचे। यही कारण था कि इस वक्त में ब्रिटिशर्स अपना सीमा निर्धारण करना चाह रहे थे और उन्होंने ऊपर उत्तर में लद्दाख से लेके नीचे पूर्वी हिस्से में अरुणाचल प्रदेश तक अपना सीमांकन शुरू कर दिया, मतलब सीमा खींचना शुरू कर दिया। इन सीमाओं को खींचने के लिए और उनका निर्धारण करने के लिए ही ब्रिटिशर्स ने 1913 और 14 के बीच में एक शिमला सम्मेलन बुलाया, जिसके अंदर इन सीमाओं को तय करना था। ये जो सम्मेलन था ये अक्टूबर 1913 से लेके जुलाई 1914 तक चला, जिसके बीच में बहुत सारी बैठकें हुई थी। इस सम्मेलन में 3 पक्षों के वार्ताकार शामिल हुए। पहला तो था ब्रिटिश भारत, जिसके अंदर हेनरी मैकमोहन शामिल हुए, जो कि ब्रिटिश भारत के विदेश सचिव थे उस जमाने के अंदर। इसके अलावा तिब्बत की ओर से लोनचेन शास्त्रा आए थे, जो कि तिब्बती सरकार के प्रतिनिधि थे। मैं आपको बता दूं कि तिब्बत उस वक्त तक चीन के प्रभाव में था, लेकिन उसकी अपनी कुछ स्वायत्तता थी, यानी कि वो थोड़ा सा आजाद था, अपने कानूनों के हिसाब से चलता था। अगर आप आज भी देखोगे तो चीन के नक्शे में तिब्बत को जो है वो एक स्वायत्त क्षेत्र बताया गया है, ऑटोनोमस एरिया, जो अपने हिसाब से काम करता है। मतलब उसके अपने कुछ एक कानून होते हैं, लेकिन वो आता चाइनीज सरकार के अंतर्गत ही है। तो ब्रिटिश भारत की तरफ से हेनरी मैकमोहन हो गए, तिब्बत की तरफ से लोनचेन शास्त्रा हो गए और चीन की तरफ से आए इवान चेन, जो कि चीनी सरकार के प्रतिनिधि थे। अब ब्रिटिशर्स ने जो है सीमा का निर्धारण जो है अपने हिसाब से किया था। स्पेशली इसमें सर हेनरी मैकमोहन ने इस सीमा का निर्धारण किया था। इसी वजह से इस रेखा का नाम मैकमोहन रेखा भी पड़ गया था। इसके तहत ब्रिटिश भारत ने एक रेखा खींची, जिसके अंतर्गत हिमालय के उच्च शिखर और जो तवांग क्षेत्र था वो सारा का सारा ब्रिटिश भारत के अधीन आ गया था। क्योंकि ब्रिटिश भारत का कब्जा था उस क्षेत्र के ऊपर, यही कारण है कि उन्होंने उसको अपने क्षेत्र के अंदर दिखाया था। अब ब्रिटिशर्स ने ये जो रेखा खींची थी वो बड़ा सोच समझ के खींची थी। उनका मानना ये था कि इससे होगा ये कि जो तिब्बत है वो एक बफर जोन की तरह बन जाएगा और ब्रिटिश भारत की सीमा बिल्कुल सेफ हो जाएगी। जो रूस आने वाला होगा तो रूस से हम इस क्षेत्र के अंदर लड़ सकते हैं। दूसरी बात ये थी कि जो प्रशासनिक और राजनीतिक नियंत्रण था, उसके लिए सीमा का निर्धारण होना जरूरी था, स्पष्ट होना जरूरी था कि कहाँ तक क्षेत्र है, तो ये भी एक फायदा था। तीसरी बात ये थी कि तिब्बत के साथ जो ब्रिटिशर्स है वो संबंध सुधारना चाह रहे थे। यही कारण है कि आपस में बैठ के मसले हल करने की बात हुई। और चौथी और सबसे इम्पोर्टेंट बात ये थी कि सामरिक महत्व बहुत था।
जो हिमालय क्षेत्र था वो आक्रमणों से बचने के लिए सबसे अच्छा हथियार था। हथियार से मेरा मतलब है एक ढाल था। इससे आपकी सुरक्षा अपने आप ही बढ़ जाती है। तो वो सारा क्षेत्र जो है ब्रिटिश भारत ने अपने अंतर्गत रख लिया था। हालांकि शुरुआती दौर में इस पूरी रेखा में कई दिक्कतें आई। कुछ दिक्कतें ब्रिटिश भारत की तरफ से उठी, कुछ तिब्बत की तरफ से उठी, कुछ चाइना की तरफ से उठी। लेकिन सारी बैठकों के बाद ये लाइन जो है मैकमोहन सीमा ये तय हो गई और इस रेखा को दर्शाने वाले जो नक्शे और नोट्स थे उनका आदान प्रदान किया गया 24 और 25 मार्च 1914 को दिल्ली के अंदर। याद रखना, ये सारे नोट्स और नक्शे जो है भारत ने तिब्बत को दिए और चाइना को भी भेजे। 3 जुलाई 1914 को इस शिमला समझौते के ऊपर ब्रिटिश भारत और तिब्बत के प्रतिनिधियों ने साइन कर दिया। लेकिन चीन ने इस समझौते पर साइन करने के लिए मना कर दिया, ये कहते हुए कि तिब्बत कोई आजाद देश नहीं है बल्कि ये चाइना के अंतर्गत आता है और तिब्बत को ये बिल्कुल अधिकार नहीं है कि वो सीमा संबंधित किसी भी समझौते पर हस्ताक्षर करे। यही चीन का सबसे बड़ा स्टैंड है आज की तारीख में कि वो ये कहता है कि तिब्बत द्वारा लिए गए किसी भी सीमा संबंधी फैसले को हम नहीं मानते और हम इस मैकमोहन रेखा को भी नहीं मानते। भारत की इसके ऊपर दो स्टैंड है। पहला स्टैंड तो ये है कि जो तिब्बत है वो चीन की प्रॉपर्टी नहीं है, मतलब अपनी मर्जी से तो प्रॉपर्टी बनी नहीं है, आपने उसके ऊपर अधिकार किया है बल से। यही कारण है कि आप तिब्बत द्वारा लिए गए फैसलों को नकार नहीं सकते, ऐसा भारत कहता है। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट स्टैंड ये है भारत का कि ब्रिटिशर्स ने ये जमीन जो है भारत के हिस्से में की थी जब वो यहाँ से गए थे और पहले भी ये जमीन जो थी वो ब्रिटिश इंडिया के अंतर्गत ही आती थी। तो ये पूरी जमीन और ये पूरी सीमा भारत की ही होती है। तो अब सवाल ये पैदा होता है कि चीन ऐसा कर क्यों रहा है। तो देखो, चीन जो है वो अपनी साम्राज्यवाद वाली जो सोच है उसको लेके चलता है। वो ये कहता है कि जो युआन, मिंग और किंग राजवंश जो कभी चीन में चलता था उस दौरान चीन का तिब्बत पर अच्छा खासा प्रभाव रहा था, तो इसका हवाला चीन देता है। वो ये कहता है कि किंग राजवंश में जो मंचू शासक थे उन्होंने दलाई लामाओं के साथ संबंध रखे थे। इसी कारण वो ये समझता है कि तिब्बत के जितने भी राजनीतिक अधिकार हैं वो सारे चीन के हैं। इसी सोच के चलते हुए जब माओ सेतुंग की सरकार आई थी तो 1950 में चीन ने अपनी सेना तिब्बत में भेज दी और उस पर कब्जा कर लिया। वहां से दलाई लामा को भागना पड़ा। बहुत से बुद्धिस्ट जो थे वो उसके अंदर मारे भी गए थे। इसके बावजूद चीन ने इसको शांतिपूर्ण मुक्ति का नाम दिया और एकीकरण की प्रक्रिया का नाम दिया। यानी कि चीन जो है वो तिब्बत के कब्जे को एक एकीकरण की प्रक्रिया समझता है। जो चीन का एकीकरण वो इसको मानता है। ऐसे में वो अरुणाचल प्रदेश के विषय में कहता है कि जो अरुणाचल में तवांग और ल्यासा मठ जो है वो बौद्ध धर्म के लिए बहुत महत्वपूर्ण केंद्र है। यही कारण है कि चीन जो है वो उसको दक्षिणी तिब्बत का हिस्सा मानता है और उस पर क्लेम करता है। अब ये बात थोड़ी सी हजम कम होती है। एक तरफ तो आप सारे रिलीजन्स को खत्म करने में लगे हुए हो, चाहे वो उइगर मुसलमान हो, चाहे वो बुद्धिस्ट हो या किसी और टाइप का धर्मी क्यों ना हो। आप चाइनीज आइडेंटिटी को सबसे ऊपर मानते हो और सारे के सारे जितने भी धर्म हैं उनको आप खत्म करने में लगे हुए हो। दूसरी तरफ आप ये कहते हो कि बौद्ध धर्म के लिए ये महत्वपूर्ण केंद्र है, इसलिए हमें ये जगह चाहिए। तो ये चीज कहीं ना कहीं हिपोक्रेसी दिखाती है। दूसरी बात वो ये कहता है कि अरुणाचल की जो संस्कृति है वो तिब्बत से जुड़ी हुई है, इसलिए वो क्षेत्र तिब्बत का होगा, यानी कि चाइना का होगा। असल बात ये है कि वो अरुणाचल प्रदेश को एक बफर जोन की तरह इस्तेमाल करना चाहता है। जैसे ब्रिटिशर्स जो है वो तिब्बत को बफर जोन समझते थे, वैसे ये भी अरुणाचल प्रदेश को बफर जोन समझता है। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि वो ब्रह्मपुत्र नदी के संसाधनों पर अधिक नियंत्रण चाहता है। यही कारण है कि वो इस जगह में इंटरेस्टेड है। अब देखो, अगर हम वर्तमान समय की बात करें तो आपको पता है कि इसने कई नामों को बदल दिया है, लगभग 27 नामों को बदल दिया है और ओवरऑल अरुणाचल प्रदेश को मिला के वो लगभग 90,000 वर्ग किलोमीटर की जमीन पर कब्जा चाहता है। वो एक तरफ अरुणाचल की तरफ दावा कर रहा है ताकि भारत जो है वो भटक जाए, और अगर भारत भी हमला करने जाता है तो अक्साई चीन में जो चीन है वो पोजीशन लेके बैठा हुआ है। तो ऐसी स्थिति में भारत को थोड़ा सा स्ट्रेटेजिक जाने की जरूरत है। हालांकि ये जो बलूचिस्तान वाला केस हुआ है वो भारत के लिए कहीं ना कहीं लाभदायक है, लेकिन भारत को दोनों तरफ से चौकन्ना रहने की जरूरत है, क्योंकि अरुणाचल प्रदेश से जुड़ा हुआ है म्यांमार। ऐसा भी हो सकता है कि वो ब्रह्मपुत्र के रास्ते या फिर म्यांमार के रास्ते कोई एक नया ही रास्ता बनाने की कोशिश करे, जैसे वो सीपैक बनाना चाह रहा था। अब आने वाला जो थोड़ा बहुत टाइम है इसके अंदर काफी सारी जियोपॉलिटिक्स चेंज होने वाली है। देखना ये है कि चाइना के दिमाग में आखिर चल क्या रहा है, वो ये सब चीजें क्यों कर रहा है, क्या वो भटकाना चाह रहा है या फिर कोई रास्ता बनाने की फिराक में। तो इस पर नजर बनाना जरूरी है। मैं इस बात से बहुत ज्यादा निराश हूँ कि इंडियन मीडिया इस चीज को डिस्कस नहीं कर रही है। इसको करना चाहिए, क्योंकि इस तरफ देखना जरूरी है। लोगों का ध्यान इस तरफ जाएगा तभी सरकार के ऊपर प्रेशर बनेगा। मैं भी आप लोगों से प्रार्थना करूंगा कि आप इस खबर पर नजर बनाए रखें, क्योंकि ये बहुत जरूरी मुद्दा है।
मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो से आपने कुछ ना कुछ नया ज़रूर सीखा होगा और आपको ये पूरा मुद्दा समझ में आया होगा। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर बस